तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन सी लर्निंग। एक्चुअली मैं ये सेक्शन जो आज का लेक्चर जो है पीजीपी का लास्ट लेक्चर ही होगा। वैसे तो लास्ट लेक्चर ख़त्म हो चुका है, ये वाला है क्वेश्चन आंसर काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि मैं एक सेक्शन जो है मैंने छोड़ दिया था, एक दो सेक्शन जो है मैंने छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था कि वो मैं आगे वाले चैप्टर्स में, जैसे कोई सेक्शन है वो चार्ज कैपिटल गेन से रिलेट करता है तो उसमें मैं बताने वाला था। कोई सेक्शन है जो एसोसिएशन बॉडी बीओआई और यूपी वाला मैं जब चैप्टर पढ़ाता तो उसके साथ बताता। लेकिन क्या हुआ कि मेल मेरे पास आ रहे हैं लगातार 4-5 स्टूडेंट के जो मेल आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर में आए हैं, ठीक है ना। एक आपके प्रैक्टिस में आपका जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जो है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो जो ये सेक्शन है हमारा सेक्शन 44A, ये सेक्शन बेसिकली बात करता है उनके बारे में जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि ट्रेड करते हैं, या फिर जो ऐसे एसोसिएशंस हैं जो साथ में मिलकर के एक एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन बनाते हैं। छोटा सा कोई एसोसिएशन बना लेते हैं और ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं। क्या होता है, एक एसोसिएशन जो होता है उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो एंट्री करने के लिए यानी जब आप किसी भी क्लब में जाते हो दारू पीने, तो उसमें क्या होता है कि एंट्री फी लगता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एंट्री फी लगता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री फी एक बार जाने का नहीं लगता, मंथली लगता है या ईयरली लगता है या हाफ ईयरली लगता है। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई OTT प्लेटफॉर्म है और उस OTT प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कुछ पिक्चर्स देखने हैं या कोई वेब सीरीज़ देखना है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वैसे ही आपको इस एसोसिएशन का अगर मेंबर बनना है तो यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर दिस एसोसिएशन, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए जो भी सब्सक्रिप्शन, एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये है, ठीक है ना। एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये है। और इसमें कितने मेंबर हैं, टोटल मेंबर हो गए 25। तो 25 में 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आ गया वो सारा सब्सक्रिप्शन हम इनकम मान लेते हैं, यानी गवर्नमेंट उस सब्सक्रिप्शन को इनकम मान लेती है। किसका, तो पीजीबीपी हेड के अंदर में। वैसे तो ये एक बिजनेस नहीं है, लेकिन एक बिजनेस की तरह ही है। यानी कोई अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, मान लो कि अगर किसी को कोई सामान अपना ट्रेड करना है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, 10 एरिया के लोगों को, 10 अलग अलग जगह के लोगों को जोड़ता है और एक एसोसिएशन बनाता है। और उस एसोसिएशन में इंटर करने के लिए वो मेंबर बनाता है, और मेंबर बना करके जिस एरिया में माल को सप्लाई करना है उससे डील होती है, और वो उस एरिया में जाकर के माल को सप्लाई करता है और फिर उससे इनकम होता है, ठीक है। अब एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है और एक मिस्टर जेड है। तो मिस्टर एक्स जो है वो मान लो पोटैटो बेचता है, मिस्टर वाई जो है वो बैग बेचता है, मिस्टर जेड जो है वो मोबाइल बेचता है, ठीक है। तो अब मिस्टर वाई क्या करेगा, अपने एरिया में मिस्टर जेड के द्वारा बेचा गया जो माल है या जो बेचा जा रहा है मोबाइल, उसका एडवर्टीजमेंट करेगा या उसका हेल्प करेगा, उसके साथ क्लाइंट मीटिंग करवा देगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को तो वो किस फॉर्म में करवाएगा, तो एक एसोसिएशन बन करके ही करवाता है। वो एक एसोसिएशन बन करके ही करवाता है, एज ए एसोसिएशन, मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन। तो उस केस में क्या होगा कि ये पूरा एसोसिएशन जो भी क्या है, 10 लोगों का एक टीम ही तो है ये। बेसिकली क्या है, ये 10 लोगों की टीम है, और 10 लोगों की टीम मिलकर के हर 10 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब किसके लिए काम कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन, यानी इंटरेस्ट ऑफ अदर मेंबर्स,
तो सिंपल सी बात है, पीजीबीपी ये कहता है कि अगर आपके इंटरेस्ट में कोई काम किया जा रहा है तो आपसे सब्सक्रिप्शन लेगा एसोसिएशन, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम। क्यों? क्योंकि ये आपको दिया गया जो सर्विस है, यानी आपको जो काम, आपके लिए जो काम किया जा रहा है एसोसिएशन के द्वारा, उस सर्विस का ये समझो एक कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी ये जो भी आपसे लिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम पे, वो बेसिकली एक कंसिडरेशन माना जाएगा, इसलिए उस सब्सक्रिप्शन को इनकम मान लेते हैं। दूसरी बात, अब मैंने आपको पीजीबीपी में जो आपको फॉर्मूला दिया था वो हमेशा याद रखना है और हमेशा वो अप्लाई होता है। क्या दिया था कि पीजीबीपी का जो इनकम होगा उसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंस को, और उस एक्सपेंस के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी हेड। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये सब्सक्रिप्शन तो यहाँ चला गया, लेकिन एक्सपेंस में अगर हम हम अपने मेंबर के इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हमको कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो होगा ही होगा, 100% एक्सपेंस होगा। तो जब वो एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, वो एक्सपेंस, उस एक्सपेंस को हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ कंसीडर करेंगे, और टोटल इनकम में से उस एक्सपेंस को लेस कर देंगे और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या है, जो ये एसोसिएशन है ये क्या करता है, ये जो एसोसिएशन है ये क्या करता है, दो काम करता है। एक, इसके पास एक बिल्डिंग है, एक इसके पास एक बिल्डिंग है, ये उसको रेंट पे देता है। एक इसके पास एक बिल्डिंग है जो ये रेंट पे देता है, ठीक है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन लेता है और मेंबर के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जो रेंट पे ये दे रहा है वो किसी और को दे रहा है, यानी किसी को भी दे सकता है, मेंबर लेना चाहे मेंबर ले लेवे, बाहर के लोग लेना चाहे बाहर के लोग ले लेवे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली इसके दो काम हैं, एक तो जो मेंबर कर रहा है ना, जो मेंबर का पर्सनल काम है उसके लिए ये एग्जीक्यूट करता है, यानी ये उसको हेल्प करने के लिए काम करता है। और दूसरा काम इसका एसोसिएशन का ये है कि एक इसके पास एक बिल्डिंग है जिसको ये रेंट पे देता है, ठीक है। तो अब जो ये मेंबर के इंटरेस्ट में जो काम कर रहा है उससे उसको सब्सक्रिप्शन आ रहा है, मान लीजिए 1,00,000 रुपये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आ रहा है 1,00,000 रुपये की, इसको 10,000 कर दो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन के लिए हम ले लेते हैं 2,50,000, सब्सक्रिप्शन के नियम ले लिया 2,50,000 रुपये। और रेंट से जो इनकम आ रहा है, रेंट से जो इनकम आ रहा है वो हो गया हमारा, मान लो 5,000 रुपये के महीना, 12 महीने के हिसाब से 60,000, ठीक है। अब जो इस मेंबर के इंटरेस्ट में कुछ जो काम कर रहा है उसमें होने वाला जो खर्चा है वो है, मान लीजिए 3,00,000 रुपये, ठीक। तो अब ये जो टोटल सेक्शन 44A है वो इस तीनों चीज के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एक तो ये सब्सक्रिप्शन टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें से हम एक्सपेंस जो आपका होगा वो हम लेस कर देंगे पूरा का पूरा। जो इसके बाद बैलेंस बच गया, अगर मान लो 2,50,000 का इनकम हुआ सब्सक्रिप्शन के नाम पे और एक्सपेंस 3,00,000 हुआ, तो 50,000 तो हम सेटअप नहीं कर पाए, यानी यहाँ गया 2,50,000, यहाँ गया 3,00,000, तो यहाँ माइनस में लॉस आ गया, लॉस आ गया। तो इस लॉस को हम इस दूसरे वाले जो इनकम है, ये इनकम जो है ना अपना, ये वाला इनकम, इस इनकम से सेटअप कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, इसके लिए इसने एक कैपिंग कर दी, यानी इसके लिए एक ब्रैकेट लगा दिया, बोला पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ जो अदर इनकम है, यानी जो भी इनकम बच गया टैक्सेबल होने के लिए, जो भी इनकम बच गया टैक्सेबल होने के लिए, ऐसा आपके लॉ में लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में,
कि जो भी बच गया टैक्सेबल होने के लिए, तो यही तो बच गया टैक्सेबल होने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा खप गया हुआ है, ये तो पूरा का पूरा खप गया हुआ है ना एक्सपेंस से। 2.5 लाख रुपए है, इसमें से पूरा एक्सपेंस हमने ले लिया 2.5 लाख, तो 50,000 ये एक्सपेंस ही तो पार्ट, एक्सपेंस का पार्ट तो बच गया हमारे पास। तो इसके अलावा जो टैक्स होने के लिए इनकम हमारा बचा हुआ है वो क्या है, 60,000 रुपये। तो इस 60,000 रुपये में हम इस जो बचे हुए इंटरेस्ट है, जो बचा हुआ खर्चा है, उसको हम दे तो देंगे, लेकिन कितना देंगे, मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ दिस अमाउंट, 50% ऑफ दिस अमाउंट, 50% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है ना। यानी इसको कैपिंग कर दिया है 50% ऑफ दिस अमाउंट। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा होगा और उसका आंसर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है बेयर एक्ट में उसी का एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बता दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आइए और हम देख लेते हैं 11। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोट क्लब इज एन एसोसिएशन गवर्नड बाय एन, सेक्शन का रेफरेंस दे रहा है, कह रहा है बोट क्लब इज एन एसोसिएशन गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44A। 44A में सिर्फ इसी स्पेसिफिक जो क्लब है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद कहता है कि द सब्सक्रिप्शन जो इसने रिसीव किया है वो 2 लाख है, इसके जगह पे 2 लाख कर दो, 2.5 लाख मैंने कर दिया है। उसके बाद कहता है यू आर कंसल्टेड, अच्छा उसके ऊपर में कुछ और भी कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी वेर 3,85,000 रुपीज़, यानी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है दैट इज 3,85,000 यानी 3,85,000, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इट्स अदर इनकम टैक्सेबल अंडर द एक्ट वर्क आउट 2,75,000, यानी सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये कह रहा है 3,85,000, यहाँ 85 कर दो ना भाई, दिक्कत क्या है। ये लो, ये हो गया 3,85,000, ये हो गया 2 लाख, और ये अदर इनकम जो है ये यहाँ पे कह रहा, ये अदर इनकम कह रहा है 2,75,000, ठीक है ना। अब सिंपल सा है कि इस 2 लाख को यहाँ रखेंगे इनकम के केस में, यहाँ रख दिया 2 लाख, यहाँ रख दिया 2 लाख, यहाँ रख दिया 3,85,000, लॉस कितना बच गया, 1,85,000, लॉस बच गया ना 1,85,000। अब जो अदर इनकम है मेरा 2,75,000, यानी फिर से दोबारा से हम यहाँ पर रखेंगे इसके सामने 2,75,000। अब ये जो 1,85,000 है वो एक्सपेंस मेरा बच गया हुआ है, 3,85,000 में से सिर्फ हमने 2 लाख एक्सपेंस ही तो क्लेम किया है, 1,85,000 का एक्सपेंस हमारा बच गया है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1,85,000। लेकिन रुको, ठहरो, ये 1,85,000 पे खतरा है भैया, इस 1,85,000 पे खतरा है। क्या खतरा है, ये 1,85,000 आपको पूरा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसका 50%, इसका इस अमाउंट का 50%, यार दिख क्यों नहीं रहा है, ऊपर में तो दिख ही नहीं रहा है, इसका 50%, तो इस 2,75,000 का 50% कितना हुआ, 1 लाख, कितना है देखो, 1,37,500, 1,37,000, तो इसको यहाँ से काटो, यहाँ लिखो 1,37,500। अब इसमें से इसको लेस कर लो, कितना आ गया, 2,75,000 का 1,37,500 लेस कर दिया, तो सिंपल सा इसका 50% मिला है, तो 1,37,500 हो गया। ठीक है, आंसर देखो,
दूसरा इसमें ये चीज कहता है कि मान लो 1,50,000 जो ये खर्चा था, ये खर्चा जो था वो 1,85,000 नहीं होके 1,85,000 नहीं हो करके मान लो, सॉरी ये खर्चा नहीं, ये तो ठीक है, ये जो 2,75,000 ये है ही नहीं, ये है नहीं, ये नील है, ये अदर इनकम हमारे पास नहीं है, ये अदर इनकम हमारे पास नहीं है। तो फिर जो 1,85,000 बच गया उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये खत्म हो गया कहानी इसका। बस 2,85,000 3,85,000 में से हमको पूरा मिल जाएगा, यानी हमको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 1,85,000 को हम मिट्टी में गाड़ देंगे, कुछ नहीं होगा, उसमें हमको टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और अदर इनकम तो है ही नहीं। तो उसीलिए जो 1,37,000 का मैंने डिडक्शन ले लिया और 1,85,000 से जो बच्चे का, जिस बच्चे की क्वेरी आई थी वो उस ये क्वेश्चन नहीं आया था, उस बच्चे का ये क्वेरी आया था, मतलब उस दोस्त का, उस मेरे भाई का ये क्वेरी आया था कि 1,85,000 में से 1,37,000 रुपये का हमें तो डिडक्शन यहाँ से मिल गया, तो जो बैलेंस बच गया अमाउंट, यानी लगभग कितना बच गया, 40,000 में बच गया, यानी 85,000 30,000 50,000 और ये 20,000, यानी 42,000 कुछ बच गया, 41,500 बच गया। तो 41,500 का क्या होगा? तो भैया उस 41,500 का कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो गया उसका कहानी, उसको भूल जाओ, ठीक है ना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। तो यही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सेक्शन 44A हो गया आपका। और इसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेबल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने करा दिया। दूसरा नंबर, इससे MCQ आ सकता है, एक ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा और उससे MCQ आ जाएगा। छोटा सा 2 मिनट में बनने वाला चीज़ है, तो 2 मिनट में बनने वाला चीज़ ही MCQ में पूछता है। XYZ दे देगा, बोलेगा XYZ का जो है सो सब्सक्रिप्शन इनकम हो गया 2 लाख रुपए, यही वाला सेम क्वेश्चन चेप देगा, और उसका जो अदर एक्सपेंस हो गया 3,85,000 रुपये, और उसका अदर इनकम हो गया 2 लाख रुपये। तो अब बताइए जो बैलेंस बच गया, उसके बीच का जो बैलेंस बच गया 1,50,000 माइनस 1,37,500 का बीच का बैलेंस बच गया, वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड फॉर एरियर्स, कैरी फॉरवर्ड फॉर 2 ईयर्स, कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर, या नन ऑफ द अबव, या नो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो चारों में से आपको सिलेक्ट करना होगा, तो नो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आंसर हम करना शुरू करते हैं। देखो टोटल 11 क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। दूसरा पीजीपी का जो बाकी जो क्वेश्चन है ना, असेसमेंट्स, जब हम लोग फॉर्म का जो अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ द वेरियस एंटिटी इंस्टीट्यूट के बुक में, जब वो वाला करेंगे तो उस केस में जो क्वेश्चंस है ना, उसमें हमारा पीजीपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो करेंगे हम, तब मजा आएगा पीजीपी का क्वेश्चन बनाने में। अभी तो सिंपल सा छोटा क्वेश्चन है जो कि टू द पॉइंट है, जो सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन को टारगेट कर रहा है, किसी स्पेसिफिक सेक्शन को टारगेट कर रहा है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, चलो पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ऊपर से नीचे से ऊपर ही चलते हैं ना, बॉटम टू अप चलते हैं, बॉटम अप वो ज़्यादा बेटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि a corporation was set up by the state government transferring all the buses owned by it for a consideration of rupees 75 lakhs, which was discharged by the corporation by issue of equity share. The corporation in its assessment claimed depreciation. Okay, can the depreciation be denied in the corporation's hand on the ground that there was no registration of the buses in favor of corporation? तो सिंपल सा ये कह रहा है कि एक एबीसी कॉरपोरेशन है, एबीसी कॉरपोरेशन, एक एबीसी कॉरपोरेशन है, ठीक है।
और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको ट्रांसफर कर रही है बस, ट्रांसफर कर रही है बस, ठीक है। ये बस जो है ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ स्टेट एसजी, ठीक है। ये ट्रांसफर कर रही है लेकिन रजिस्ट्री इसके नाम पे नहीं कर रही है। ट्रांसफर तो कर रही है लेकिन रजिस्ट्री इसके नाम पे नहीं कर रही है। अब ये कॉर्पोरेशन कैसा भी हो सकता है, जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कैसा भी कॉर्पोरेशन हो सकता है। तो ये इसको जो ट्रांसफर किया तो इसने इसको इश्यू कर दिया शेयर्स, ठीक है ना। इसने इसको बस ट्रांसफर किया, इसने इसको शेयर्स इश्यू कर दिया 75 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कैपिटल गेन का नहीं आ रहा, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि इसने क्या किया है ना, अपने पीएल अकाउंट में, अपने पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया भैया। किसके ऊपर में, इसके ऊपर में डेप्रिसिएशन। तो याद करो मैंने जब सेक्शन 32 पढ़ाया था, यानी सेक्शन 32 किसका होता था, डेप्रिसिएशन का। तो सेक्शन 32 में मैंने क्या बताया था कि कुछ कंडीशंस होते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। उसमें से वन ऑफ द कंडीशंस था कि वो प्रॉपर्टी आप ओन कर रहे हो, यानी वो आपके आप उसके ओनर होने चाहिए, तभी आप डेप्रिसिएशन मतलब कि इसमें क्लेम कर सकते हैं, अलाउएबल तभी हो पाएगा। लेकिन उसमें मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था। मैंने 2 एक्सेप्शंस आपको पढ़ाए हैं, एक सेक्शन 31-30 वाले में, 30-31 में, कि अगर आप कोई बिल्डिंग में कुछ खर्चा करते हैं जो आप उसका मकान मालिक खर्च नहीं कर पा रहा, और उस बिल्डिंग में आप खर्च कर रहे हैं और उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसको आप भले ही उसके आप ओनर नहीं हैं, भले ही उसके आप ओनर नहीं हैं, तो भी वो आप ओनर उसके मान लिए जाएंगे एंड यू विल बी अलाउड टू क्लेम डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा नंबर में मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ाया था कि अगर कोई, ये तो 30-31 का एक्सेप्शन हो गया था, लेकिन इधर जो मैंने आपको सेक्शन 32 में एक एक्सेप्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका कोई एसेट्स है जिसको आप पोजेस करते हैं, जिसमें आपको मैंने एक कहानी भी बताई थी कि आप मुंबई में रहते हो और आपका दोस्त कोलकाता में रहता है और वो मुंबई में कोई कुछ दुकान शॉप खोलना चाह रहा है और वो कोई बिल्डिंग खरीदना चाह रहा है, और वो आपको कहता है कि भैया आप एक काम करो कि वहाँ पे मुझे उतना समझ नहीं है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तब तक आप अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद लो, लेकिन हम वहाँ पे अपना फर्म खोल देंगे, हम वहाँ पे अपना ब्रांच खोल देंगे और हमारे अकाउंटेंट्स वहाँ पे जाके रहेंगे और काम करेंगे। क्योंकि वहाँ की जानकारी हमें उतनी अच्छी से नहीं है, हमें मराठी नहीं आती है, हम वहाँ के कल्चर से थोड़ा सा वाकिफ़ नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आप अपने नाम पे ही सारा प्रोसेस करवा लो ताकि आसानी रहेगी, लेकिन वो मेरा बिल्डिंग होगा, सारा पैसा वैसा हम प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होगा। तो रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ होता है और उसका पोजीशन और उसका यूज़ कोई और कर रहा है, तो उस केस में यही एक्सेप्शन मैंने बताया था आपको कि उस केस में हम ये नहीं देखते कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे हुआ है, एक्चुअल यूज़ कौन कर रहा है उसका, एक्चुअली उसको पोजेस कौन कर रहा है, उसके लिए पे किसने किया है, हम ये देखते हैं। तो ये हो गया एक्सेप्शन, याद आ गया होगा, आई होप सो। तो एबीसी कॉर्पोरेशन ने एक तो इसको पे कर दिया, दूसरा नंबर में ये कोई लीज नहीं ले रहा है, तीसरा नंबर में पोजेशन एबीसी कॉर्पोरेशन के पास है, चौथा नंबर में रजिस्ट्रेशन इज इररिलेवेंट प्रोसेस तो रेलिवेंट है, बट रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है, इट इज़ ए इररिलेवेंट थिंग फॉर क्लेमिंग डेप्रिशिएशन, ठीक है ना।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है। आपको बेसिकली ये देखना है कि पोजेस कौन कर रहा है, उसके लिए पैसे किसने पे किए। तो इस केस में एबीसी कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, पीएल में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारा चीज़ जो है ये एक केस स्टडी है, ये सारा चीज़ जो है वो एक केस स्टडी है। बट आपको केस स्टडी को मगअप नहीं करना है, केस स्टडी को याद नहीं रखना है, केस स्टडी के क्वेश्चन याद नहीं रखने, मतलब कि जो उसका नाम है कुछ याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद है आपको। 3 चीज़ें जब केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वैसे ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी केस स्टडी के क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जब पूरा डायरेक्ट टैक्स खत्म कर लोगे तब समझ में आएगा कि इसका लेवल कितना ईजी है। यानी दिस इज इररेलेवेंट क्वेश्चन फॉर योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, यानी ये कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हाँ, एमसीक्यू में 1 नंबर के लिए पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरे नंबर, केस स्टडी में जब भी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी वाला का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पैरा में उसका आंसर देना होता है। फर्स्ट पैरा में आप सेक्शन रेफर करते हैं, दैट मीन्स कि सेक्शन रेफर कीजिए या फिर एक्सेप्शन रेफर कीजिए या फिर आप केस स्टडी रेफर कीजिए या फिर सर्कुलर एक्सप्लेनेशन या जो भी है रूल, वो रेफर करना होता है आपको पैरा 1 में। अगर आपको वो रूल नहीं पता, सेक्शन का नाम नहीं पता, तो उसके अंदर का कंटेंट जो प्रोविज़न है वो लिखना होता है फर्स्ट पैरा में। तो इस केस में आपको केस स्टडी का नाम नहीं पता और मैं बताने नहीं वाला, लिखा हुआ है आंसर में, लिखा हुआ है केस स्टडी का नाम, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको पढ़िए भी मत, काट दीजिए, उसको काटा मार दीजिए। क्या होगा कि एक कोई केस स्टडी के नाम को याद रखने के चक्कर में आपको मन होने लग जाएगा कि आप सारे केस स्टडी के नाम याद रखो। और पूरे डायरेक्ट टैक्स में मोर देन 100 केस स्टडीज हैं, आप याद नहीं रख सकते। इट इज़ इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल कि आप केस स्टडी के नाम भी याद रखें, सेक्शंस के नाम याद रखें, कंटेंट भी याद रखें। तो ये, अब ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, 8 सब्जेक्ट है। अगर एक ग्रुप का भी एग्ज़ाम दे रहा है तो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, तो नहीं याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ। और आपको प्रोविज़न लिखना है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप कि एज पर द रेलिवेंट प्रोविज़न, ठीक है। या फिर अगर आपको ये याद आ गया कि ये केस से रिलेटेड है तो एज पर रेलिवेंट केस, ठीक है। अगर थोड़ा सा और याद आ गया कि ये कोर्ट का डिसीजन किसका, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो आप लिखेंगे एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी याद नहीं आ रहा कि सेक्शंस में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में लिखा बताया था या हाई कोर्ट ने बताया था या सर्कुलर का या एक्सप्लेनेशन का या एक्सेप्शन का कहाँ का पता नहीं, तो सीधा सीधा सा आप ये लिखिएगा एज पर द डायरेक्ट टैक्स लॉ, एज पर द डायरेक्ट टैक्स लॉ या एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ। क्योंकि जब डायरेक्ट टैक्स एक्ट लिख दोगे आप, तो डायरेक्ट टैक्स एक्ट डज नॉट इंक्लूड्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। या फिर जो अपना नोटिफिकेशन आता है वो नहीं होता डायरेक्ट टैक्स एक्ट के अंदर में। जो जब आप डायरेक्ट टैक्स लॉ बोलते हो तो उसमें आपका कोर्ट ऑर्डर, एक्सप्लेनेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, रूल्स, सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो जब भी अगर आपको कुछ याद नहीं हो तो शुरू के लाइन में आप लिख सकते हैं कि एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लॉ, कि फलाना फलाना, कि इफ एनी पर्सन डज नॉट हैव रजिस्ट्रेशन इन इट्स ओन नेम, ठीक है, and he claims depreciation, then this depreciation will not be disallowed only on the basis of registration, ठीक है। इस बेसिस पे वो डिसअलाउ नहीं हो सकता है भैया। तो अब उसके बाद आप सेकेंड पैरा में आएंगे, और सेकेंड पैरा में ये लिखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया, इसने इशू किया और इसके नाम पे ओन है, इसने 75 लाख दिया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, ठीक है। आप क्वेश्चन को वहाँ पे छाप देंगे,
लेकिन क्वेश्चन को सीधा पूरा क्वेश्चन को ही नहीं छाप देना है, उसमें से जो रिलेवेंट कंटेंट है उसको लेना है और उसको पूरा लिखना है, ताकि एग्जामिनर को इतना जान लो कि वाई ना पढ़ना पड़े, वाई ना पढ़ना पड़े, वाट ना पढ़ना पड़े, और उसको बिना वाट पढ़े बिना वाई पढ़े क्वेश्चन समझ में आ जाए। तीसरी बात, कंक्लूजन लिखोगे तो फर्स्ट पैरा और सेकेंड पैरा दोनों को कंक्लूजन में लिखो। फर्स्ट पैरा में जो आपने लिखा, सेकेंड पैरा में जो आपने लिखा, दोनों को कंक्लूजन में लिखो, और उसके बाद लास्ट में लिख दो अलाउएबल और डिसअलाउएबल। ठीक है, अलाउड और डिसअलाउड, बस और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल 100% नंबर मिलेगा। अगर किसी दूसरे ने सेक्शन कोट किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोट किया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर कोट किया है, और एज इट इज़ बेयर एक्ट कोट किया है, बेयर एक्ट का छपा हुआ क्वेश्चन जो ऊपर में लिखा होता है वो कोट कर दिया, और उसके बाद अपना कंक्लूजन अच्छे से फ्रेम किया, उसको जितने मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम उससे आधा मार्क्स आपका कटेगा, सिर्फ आधा मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो आधा मार्क्स के लिए इतना रिस्क तो आप ले सकते हैं। अगर उस 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन में केस स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर रहा, तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है और उसमें किसी ने इतना परफेक्ट क्वेश्चन लिखा, उस इतना परफेक्ट लिखा है कि उसको 4 नंबर दिया जा रहा है, तो आपको 3.5 नंबर दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से लिखोगे तो उससे कम नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 का 2 10 का 2 यानी 10 का 2। इसमें कहता है रवि सक्सीडेड, क्या है, अच्छा, रवि सक्सीड कर रहा है फादर के बिजनेस को इन द प्रीवियस ईयर 31/3/2021 में। देखो भाई, एक रवि नाम का लड़का है जो कि अपना पापा जी का बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, जो कि नॉर्मली होता ही है हमारे इंडियन कल्चर में। उसके बाद क्या हो रहा है कि कोई बैड डेब्ट है, मिस्टर वाई नाम का कुछ है, ठीक है, मिस्टर वाई को कोई सप्लाई किया था, मिस्टर वाई को कोई सप्लाई किया था उसके बाबूजी ने। अब बाबूजी ने सप्लाई किया था तो वो डेटर बन गया। अब डेटर बन गया तो उसको रवि ने क्या किया, इस साल जो है सो राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ मीन्स बैड डेब्ट, उसको समझ करके बैड डेब्ट को राइट ऑफ कर दिया। तो अब पूछ रहा है ये कि क्या ये एलिजिबल डिडक्शन है। तो भाई आपको मैंने बैड डेब्ट्स में 3 बातें बताई थी, याद होगा। एक तो बैड डेब्ट का राइट ऑफ करता है वो, ये बताया था मैंने। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि बैड डेब्ट अगर रिकवर होता है, अगर बैड डेब्ट रिकवर होता है उसमें केस में क्या होता है। तो मैंने जो बैड डेब्ट वाला बताया था कि बैड डेब्ट अगर कोई राइट ऑफ करता है तो कब उसको मिलेगा। तो बैड डेब्ट राइट ऑफ करने के लिए कंडीशन हुआ करता था कि जिस बैड डेब्ट को आप राइट ऑफ कर रहे हो वो प्रीवियसली उस बिजनेस का इनकम कभी ना कभी बनना चाहिए। यानी वो बैड डेब्ट कभी ना कभी आपका इनकम बना हुआ होना चाहिए। यानी जो चीज़ आपके पीएल के क्रेडिट में आ गया, वो चीज़ अगर बाद में अगर आप उसको राइट ऑफ करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको फुल्ली डिडक्शन मिल जाएगा। अब इस केस में क्या है, रवि बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, और इसने कर दिया राइट ऑफ भैया। तो मिलेगा कि नहीं, तो क्यों नहीं मिलेगा। प्रोविजन याद है तो आंसर भी पता होगा आपको, तो इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं। दूसरा नंबर, अच्छा सेक्शन इसका याद है आपको, सेक्शन याद है। मैंने 5 बातें बताई थी 36 में, मैंने 5 बातें बताई थी 36 में। वो 5 बातों में से एक बात ये भी था बैड डेब्ट, ठीक है ना। 30 में ढेर सारे प्रोविजंस हैं, 36 में ढेर सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन उसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है, जिसके पॉइंट्स आते हैं एग्जामिनेशन में, वह मैंने आपको बैड डेब्ट का पूरा ब्यौरा बताया था और उसमें सेक्शन मैंने रेफर करके बताया था। तो आपको वो याद होना चाहिए। देखो, जिस सेक्शन को मैं कहता हूँ याद करने के लिए वो सेक्शन याद करो, और मैं याद करवा भी देता हूँ आपको। और जहाँ तक मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। जैसे रूल 7 आपको याद होगा, रूल 7A 7B याद होगा, रूल 8 याद होगा, रूल 33A भी याद होगा, है ना। 44AA 44AB ADA B सब याद होगा, 31 याद होगा, 32 याद होगा, 33A
3 याद होगा, 30 कौन सा 40A3 याद होगा, 43B याद होगा, है ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जिसने अभी ये पहले बार मेरी क्लास देख रहे हैं, जो पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो भैया रिक्वेस्ट है मेरी जाकर के पूरा जो पीजीईपी का लेक्चर 1 है। अब ऐसे तो मैं डायरेक्ट टेक्स्ट का लेक्चर 1 से कहूँगा आपको कि देखो, लेकिन चलो आप 1 से नहीं देखना चाहते, सिर्फ पीजीईपी का भी लेक्चर करना चाहते हो, तो आप जाकर के पीजीईपी के लेक्चर 1 से पढ़ो। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा बोरिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन एक बात विश्वास रखना, अगर पीजीईपी पढ़ लिया मेरे से, यहाँ से इस लेक्चर से कहीं पे भी 15,000 20,000 रुपये पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट टेक्स्ट की। तो वहाँ से शुरू करो, और जो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये याद होगा वो याद होगा, आपको भी याद हो जाएगा अगर आप जाकर के मेरे लेक्चर 1 से पढ़ोगे। पीजीईपी लेक्चर 1 2 3 4 5 तक पढ़ा है मैंने, 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो आपको भी वो सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, इवन उसके अंदर के कंटेंट भी याद हो जाएंगे। जैसे 35D मैंने पढ़ाया था, सेक्शन 35AD पढ़ाया था। सेक्शन 35AD जो होता है स्पेसिफिक बिजनेस वाला, उसके अंदर का कौन सा कंटेंट होता है, कितने तरीके के बिजनेस होते हैं, सारा मैंने याद करा दिया था। तो आपको भी याद हो जाएगा, तो आप जाकर के पहले पढ़ो, क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर उन 5 लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद मैं करा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उनका रेफरेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अगर डायरेक्टली ये वाला देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे जाकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मैं उस चीज़ को रिकॉल यहाँ पे पूरा नहीं करा सकता, शॉर्ट में ही जाऊँगा। तो शॉर्ट में अगर जाऊँगा तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, या अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हो, कभी भी आपने पहले पीजीईपी नहीं पढ़ा, तो आपको ये बात थोड़ी सी कम समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी, आपको लेक्चर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो लाइट, ये ऐसा क्यों होता है यार, लाइट मैं इधर घूमता हूँ तो लाइट कम हो जाता है, इधर घूमता हूँ तो लाइट ज़्यादा हो जाता है, लगता है लाइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हुए। हर एक पॉइंट किसी एक सेक्शन को रेफर करता है। अगर आपको सेक्शन याद होगा, ईमानदारी से आंसर देखे बिना आंसर देखे हुए आप इसको बनाएंगे, ठीक है, ईमानदारी से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कुछ भी कहता है। 5 पॉइंट पहले देखो कि 5 पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। डेबिट किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल सा बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें डेबिट कर दिया आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना, 60,000 रुपये यहाँ आपने डेबिट कर रखा है, 60,000 रुपये। अब इसके बारे में क्या बात बता रहा है, ये कह रहा है कि ये टोटल का टोटल आपने कैश में पेड कर दिया था। और दूसरा नंबर में ये कह रहा है कि ये आपने सिस्टर कंसर्न, यानी ये कैसे टू द सिस्टर कंसर्न ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, यानी एक रिलेटेड पार्टी को दिया है। दूसरा नंबर में रिलेटेड पार्टी को दिया है, रिलेटेड पर्सन को दिया है, पर्सन, रिलेटेड पर्सन से खरीदा है, ये रिलेटेड पर्सन को दिया पैसा, एडवर्टीजमेंट का है, कैश से दिया है, रिलेटेड पर्सन को दिया है। अगर किसी अनरिलेटेड को देते तो इसका वैल्यू, एक्चुअल जो वैल्यू है वो 52,000 है। एक्चुअल जो है, एक्चुअल वैल्यू इस एडवर्टीजमेंट का 52,000 रुपया है, लेकिन आपने रिलेटेड पर्सन को दे दिया 60,000 रुपया में, और वो भी कैश में दिया। अब बताइए इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, ध्यान दीजिए। कैश वाले के लिए मैंने कौन सा सेक्शन पढ़ाया था आपको, और ये रिलेटेड पर्सन के लिए मैंने कुछ पढ़ाया था। सबसे पहले डिडक्शन को हटाने के लिए कौन सा सेक्शन लगाते हैं, नो वाला, नो डिडक्शन ओ, 40 में ओ, ठीक है ना। तो 40, एक तो 40 हो गया याद। उसके बाद कैश वाला किसके लिए था, सबसे पहले मैंने आपको कैश ही करवाया था, तो सबसे पहले आपको कैश करवाया था, दैट मीन्स कैपिटल ए, 40 कैपिटल ए। और जब मैं 40 कैपिटल ए पढ़ा रहा था कैश वाले में, तो उसमें 3 बातें मैंने बताई थी, 10,000, 35,000 और फिक्स्ड एसेट्स वाली बात। और इस फिक्स्ड एसेट्स वाली बात पे एक डिस्प्यूट भी हुआ था हमारा। एक भाई साहब का क्वेश्चन भी आया था कि सर इसमें तो
40A3 में 10 फिक्स्ड एसेट वाले के लिए कोई बात ही नहीं लिखी। तो मैंने बोला था उनको कि पूरा लेक्चर मेरा देखा करो, पूरा लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने दोबारा से पूरा लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 3 बातें क्यों बोली थी, ठीक। और भैया नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो, पढ़ाई करो, जिनसे आप पढ़ रहे थे, जो सेक्शन नहीं याद करवाते उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो हम फ्री लेक्चर देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं और फ्री में याद करवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमको अर्निंग करने का कुछ है नहीं, मज़े के लिए हम पढ़ाते हैं और मज़े के लिए पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरा नंबर तो इस 60,000 रुपये को अगर आपने कैश में पे किया, अगर कैश में पे किया तो होना तो चाहिए कि डायरेक्टली आप लिख देंगे सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में हम कैश में चूंकि पे किए तो उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन चूंकि इसमें रिलेटेड पर्सन के बारे में भी बात कही की जा रही है, चूंकि इसमें रिलेटेड पर्सन के बारे में भी बात कही जा रही है, तो हम इस सेक्शन को भी रेफर करेंगे। और इस सेक्शन को रेफर जब हम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये सेक्शन क्या बोलता है कि आर्म लेंथ प्राइस पे आप अगर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं और उससे ज़्यादा एक्सेस पेमेंट करते हैं तो जो आपका असेसिंग ऑफिसर होगा ही विल डिसअलाउ दैट एक्सेस अमाउंट। वो जो एक्सेस अमाउंट है वो डिसअलाउ कर देगा। तो जब वो डिसअलाउ कर सकता है इसका मतलब है कि भैया वो नहीं मिलेगा हमको डिडक्शन। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, पहले ये वाला प्रोविजन हम रेफर करेंगे सेक्शन 40 कैपिटल ए का सब सेक्शन 2। उसके बाद पहले हम 8,000 को, यानी इसका एक्सेस अमाउंट कितना दिया था 8,000, तो इस 8,000 को पहले हम डिसअलाउ करेंगे, ठीक है, ऐड बैक करेंगे। उसके बाद कैश के बारे में ये लिखेंगे कि चूंकि कैश हमने पे किया है मोर देन 10,000 रुपीज इन अ डे टू अ पर्सन, तो वो पूरा का पूरा कैश वाला हमारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 8,000 भी हो गया, ये 52,000 भी खत्म हो गया, ठीक है कहानी। तो यानी टोटल 8,000 हमारा डिसअलाउ हो गया। अब इसका तरीका क्या होता है लिखने का, तो देखो क्वेश्चन का पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, अल्फा लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 12,50,000 रुपीज, ठीक है। अब कहता है इग्नोर करने के लिए आपको टैक्सेबिलिटी इसका निकालना है, इग्नोर कर दो 115 BA, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको वैसे भी कि क्या है उस सेक्शन के अंदर में। उसके बाद कहता है कि कंसिडरिंग दिस फैक्ट या कंसिडरिंग दिस जो भी है पॉइंट, तो 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ऊपर में पहले लिख देंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड कितना है 12,50,000 रुपीज इन लैक्स, ठीक है। उसके बाद यहां लिख देंगे ऐड, यानी ये क्या है, सारे एक्सपेंस जो भी एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को लेस करने के बाद आया है, ये जो इनकम है उसको ऐड करने के बाद आया, सारे एडजस्टमेंट को कंसीडर करने के बाद, तो जो एक्सपेंस होगा यानी उसने इसको कम किया होगा, इस प्रॉफिट को कम किया होगा उस एक्सपेंस ने। तो अब अगर कोई हम एक्सपेंस को डिसअलाउ करेंगे तो सिंपल सा बात है, अगर किसी वैल्यू ने इस अमाउंट को कम किया है और उस वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना था, तो हम इस अमाउंट में उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात। यानी अगर मान लो 10 रुपया था इनकम, 10 रुपया हमारा इनकम था और ये एक प्रॉफिट हमारा आ गया 3 रुपया। क्यों आ गया 3 रुपया, इसलिए क्योंकि हमने इसमें लेस कर दिया था एक एक्सपेंस जो कि था 7 रुपए का, तो 3 रुपया आ गया। लेकिन ये 7 रुपये वाला एक्सपेंस हमको एक्सपेंस अलाउ नहीं होने वाला है, तो इसको या तो हम यहाँ से हटा देते, यानी इसको हम एक्सपेंस नहीं घटाते तो ये 10 का 10 रहता, या फिर अब जो प्रॉफिट आ गया 3 रुपया, जो प्रॉफिट आ गया था 3 रुपया, इसमें हम ऐड कर देंगे
7 रुपया, तो वापस से मेरा 10 रुपया आ जाएगा, वापस से मेरा 10 रुपया आ जाएगा। तो सिंपली सा जो भी डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब सेक्शन 40A(2) में 8,000 रुपया, ठीक, 8,000 रुपया। अब ध्यान देना, दूसरा चीज में ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ऊपर में रुपीज इन लैक्स लिखा है, आपने रुपीज इन लैक्स लिखा, इसको 12.50 लिखा हुआ है, तो इसको भी उसी टर्म में आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ 12.50 लिख दिया और यहाँ पे 8,000 लिख दिया, हो गया कहानी वहीं खत्म। वो तो कैलकुलेटर लेगा, उस पर जोड़ेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ गया। तो इसको भी इसी टर्म में आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 8,000 को अगर हम लैक्स में करें कन्वर्ट तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जो 40A(3) में डिसअलाउ हुआ है उसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है कहानी इसकी। दूसरा क्या है, रिपेयर और प्लांट मशीनरी डिविडेंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग 1.8 lakhs टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द बर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली एसेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस। सिंपल सा ये आपको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि हम फिक्स्ड एसेट्स में कुछ मशीनरी में हमने क्या किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया है, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसा करवाया है कि उसने फ्यूचर लाइफ नहीं बढ़ाया। तो आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ेंगे उसमें क्या कहता है, जब कोई मशीनरी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है और उसका लाइफ बढ़ जाता है, उसका जब लाइफ बढ़ जाता है तो उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं और उसको हम एक सेपरेट फिक्स एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। तो चूंकि ये इतनी बात इसलिए लिखा क्योंकि इसको ये आपको बताना था कि देखो भैया, हमने जो एक्सपेंडिचर किया है वो कैपिटलाइज होने वाला चीज़ नहीं है। इट मीन्स कि वो चीज़ क्या है आपका, कि उसने फ्यूचर वैल्यू उसका नहीं बढ़ाया। दैट मीन्स कि वो हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा और उसके ऊपर हम जब कैपिटलाइज ही नहीं होगा तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो कहाँ अलाउ होता है, ये बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था, एक्ट में लिखा हुआ है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ अलाउ होता है। सेक्शन 37 में अलाउ होता है, 30 से लेकर के 37 तक में ही अलाउ होता होगा, या फिर 35 में अलाउ होता होगा, या 36 में अलाउ होता होगा। तो वो कहाँ अलाउ होता है, तो वो अलाउ होता है सेक्शन 31 में। तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या उसको, तो उसको ऐड कर देंगे आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को ऐड कर दूं, नहीं, उसको आप ऐड नहीं करेंगे। उसको क्यों ऐड करेंगे, जब यहाँ बोल रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आपने डेबिट कर लिया, 1,80,000 रुपया डेबिट कर लिया, यानी उसको आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, उस एक्सपेंस को आपने क्लेम किया है। तो जब डिसअलाउ होगा वो चीज़, अगर डिसअलाउ होगा तभी तो हम उसको ऐड बैक करेंगे ना। अगर इसमें घटाना नहीं चाहिए था उसको और हमने घटा दिया तब हम ऐड करेंगे। उसमें घटाना चाहिए था और हमने तब घटाया है तो हम क्यों ऐड करें, तब तो ठीक है ना। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर लिखेंगे, यानी ये फर्स्ट पॉइंट था ना, यहाँ सेकेंड पॉइंट लिख करके और यहाँ लिख देंगे नील, या फिर यहाँ लिख देंगे नो ट्रीटमेंट, और यहाँ लिख देंगे कुछ नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके बारे में पूरा आपको यही लिखना है कि 40A(2) क्या बोलता है, 40A(3) क्या बोलता है, ठीक है। अगर सेक्शन याद नहीं है, लेक्चर मैंने नहीं किए हैं और डायरेक्टली ये पढ़ रहे हो और क्वेश्चन आंसर बना रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये सेक्शन याद नहीं होंगे, मेरे लेक्चर पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो अगर याद नहीं है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको मत लिखना, आप सिर्फ प्रोविज़न लिख देना कि उसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर कैश पे कर रहे हो या आपने ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा और इसलिए डिसअलाउ हो जाएगा, इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हम उसको अलाउ क्यों कर रहे हैं ये भी लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 30 या सेक्शन 31 या सेक्शन 32 या सेक्शन 37 या सेक्शन 36 जो भी सेक्शन है, अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन कोड करो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं छोड़ दो, सीधा लिख दो कि देखो डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अगर मशीनरी में हम खर्चा कर रहे हैं और उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हम करने के बाद मतलब कि जो खर्चा कर रहे हैं वो उसमें कैपिटलाइज नहीं हो रहा है और फ्यूचर वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है, तो उस पर को हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए चूंकि हम उस मशीनरी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हैं तो हमको इस सेक्शन में अलाउ हो जाता है, या इस सेक्शन में वो सीधे लिख दो कि वो हमको अलाउ हो जाता है। ठीक है, उतना लिख दो और उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट लिख करके काट देना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी फॉरगॉन बाय द क्रेडिटर्स हैज बीन टेकन टू जनरल रिजर्व, द ओरिजिनल परचेज वाज डेबिट। देखो भैया क्या था, हमने किसी से परचेज किया था, हमने किसी से परचेज किया था और जब परचेज किया होगा तो हमने उसको डेबिट किया होगा। नॉर्मल अकाउंटिंग तो आती है ना आपको, तो नॉर्मल अकाउंटिंग आती है तो आपको इतना पता है कि जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अमाउंट को हम डेबिट करते हैं, यानी हम खर्चा क्लेम कर लेते हैं उसका। अब क्या हुआ, हमने उसको पेमेंट नहीं किया था, तो पेमेंट नहीं किया था तो वो बंदा जिससे हमने परचेज किया था वो बंदा क्या हो गया, वो बंदा बन गया हमारा क्रेडिटर, वो बंदा बन गया हमारा क्रेडिटर। तो जब क्रेडिटर बन गया और 5 साल हो गया और उसने बोल दिया कि भैया तुम पैसा नहीं देना चाहते तो हम तुमसे लेना भी नहीं चाहते, जाओ छोड़ दो हटाओ, तो कहानी साफ राफ कर दिया उसने। तो जब हमने उसको डेबिट क्लेम किया था, यानी हम एक्सपेंस क्लेम कर चुके थे और हमने पैसा नहीं दिया, तो अब इनकम टैक्स क्या बोलेगी कि उल्टा प्रोविजन लगाओ, किसका, बैड डेब्ट वाले का, कि जब अगर कोई बैड डेब्ट हो जाता है और अगर आप उसको राइट ऑफ करते हो तो राइट ऑफ करने के केस में आपको हम पूरा का पूरा डिडक्शन दे देते हैं उसका। तो जब आपका कोई खर्चा आपने पहले बुक किया था और आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो तो अब पूरा का पूरा इनकम बुक करो भैया, करो। तो इस केस में क्या कह रहा है कि द ओरिजिनल परचेज वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 16-17 और एक सम जो है 6,000 रुपये ऑन अकाउंट एंड लायबिलिटी फॉरगॉन बाय द क्रेडिटर हैज बीन टेकन टू द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जब इसको ट्रांसफर किया होगा, जब इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तो इसका मतलब क्या है, उतने अमाउंट से पीएल बढ़ा दिया होगा, उतने अमाउंट से पीएल बढ़ा दिया होगा। तो जब ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट कर दिया तो हमें इसका ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत है, बताइए, ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट कर दिया तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अब जो भी बंदा ये सोच रहा है कि हाँ इसमें तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जिसने ट्रांसफर कर दिया, सब के सब, आप सब के सब अकाउंटिंग भी अच्छे से पढ़ो। क्या कोई अगर क्रेडिटर को डायरेक्टली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको पीएल के थ्रू ही ले जाना पड़ेगा, पीएल के थ्रू ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यह अकाउंटिंग एंट्री करके तो समझाने नहीं वाला, इतना जान लो कि वो 6,000 रुपये जब पीएल के थ्रू ले जाओगे तो आपको क्रेडिट साइड में पीएल बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि ये जनरल रिजर्व में ले जा रहा है और पीएल इसने नहीं बढ़ाया, चूंकि पीएल इसने नहीं बढ़ाया तो आपको पीएल बढ़ाना पड़ेगा और इस इनकम को बढ़ा करके दिखाना पड़ेगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 41 में लिखा हुआ है, आपको पता ही है। जो बैड डेब्ट में पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि रिकवरी होगा, उसी समय मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई लाइबिलिटी होता है, आपका जो लाइबिलिटी होता है अगर वो फॉरगॉन कर दिया जाता है तो उस केस में भी क्या होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है केस कि जब अगर आपका कोई एसेट्स होता है और वो आपका बैड डेब्ट हो जाता है तो आप डिडक्शन ले लेते हैं। उसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी होगा और वो फॉरगॉन कर दिया जाएगा तो उस केस में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगला पॉइंट क्या कहता है कि सेल प्रोसीड्स ऑफ इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट अमाउंटेड टू ₹1,00,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच द कंपनी क्लेम्स एज कैपिटल रिसिप्ट्स नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब अगला क्वेश्चन आओ, इसमें कोई इतना डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में कहता है कि मैंने पढ़ तो लिया कि देखो 1,00,000 रुपए का आपने एक्सपोर्ट इंटाइटल, अब मैंने आपको जब सेक्शन 28 पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट आपको मिलता है जब ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हो। अगर आप अच्छे एक्सपोर्टर हो तो आपको एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट मिलता है। उसको आप जब बेच रहे हो, उसको जब आप सेल कर रहे हो
तो आपको क्या है, आपका क्या है, उस सेल के ऊपर में, उस सेल के ऊपर में आपको क्या मिल गया, उस सेल के ऊपर में आपको इनकम हो गया, किसी और को आपने बेच दिया तो आपको इनकम हो गया, तो वो इनकम क्या ट्रीट किया जाएगा एज अ पीजीपी इनकम। तो भैया देखो, ये कह रहा है कि हम कैपिटल रिसिप्ट उसको मानेंगे, यानी जो बंदा है जो जो एसएससी है अपना, वो कह रहा है कि हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। अब कैपिटल रिसिप्ट जो जो चीज़ होता है ना, उसके ऊपर पीजीपी नहीं लगता, ठीक है। ये समझिए कि जो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इनकम वाला जो मैंने बताया था वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वही पीजीपी के अंदर में टैक्सेबल होता है। तो लोग ये चाहते हैं कि जो भी मुझे रिसीव हो रहा है ना, वो कैपिटल रिसीव माना जाए, कैपिटल रिसीव माना जाए, ताकि वो पीजीपी में टैक्सेबल नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए ये कहता है कि कैपिटल रिसिप्ट है और इसको पीजीपी में टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन जो सेक्शन 28 मैंने आपको बढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था ये बात कि एक्सपोर्ट के केस में क्या क्या होता है, कब कौन चाहता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो कैश कंपनसेटरी देती है, लाइसेंस देती है, और उसको जब आप सेल करते हो तो उसके ऊपर जो आपको इनकम आता है तो वो सेक्शन 28 के अंदर में टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसने दो काम किए, एक तो ऑलरेडी इस 12,50,000 में उसको कंसीडर कर लिया है, लेकिन अब ये चाहता है कि उसको 12,50,000 में से हटाना, तो हटाने हम नहीं देंगे, हम उसको बोलेंगे कि 12,50,000 में रखो क्योंकि ये टैक्सेबल है। तो सिर्फ वो प्रोविजन आपको लिख देना है और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। 5वां नंबर में कहता है कि बीइंग आल्सो एंगेज इन द बायोटेक्निकल बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी याद करो, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पढ़े थे, बायोटेक्नोलॉजी क्या पढ़े थे, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप काम करते हो। तो क्या है, द कंपनी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस, बायोटेक्नोलॉजी में इन हाउस काम करते हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था, कोविशील्ड। अब उसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, अप्रूव प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, रिसर्च एंड इक्विपमेंट के लिए परचेज किया आपने 1,50,000 रुपया, और रेम्यूनरेशन पेड किया आपने साइंटिस्ट्स को 50,000 रुपया। तो इसमें क्या क्या अलाउ था और क्या डिसअलाउ था, तो याद करो, आप कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हो सारा अलाउ था, सैलरी देते हो सारा अलाउ था, लेकिन सैलरी में क्या अलाउ नहीं था, परक्यूजेट अलाउ नहीं था, और इसके अलावा और कुछ अलाउ नहीं था, ठीक। तो सिंपल सा बात है कि द टोटल अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपए इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 लाख रुपया ऑलरेडी इसने पीएल में चार्ज कर दिया है, तो आप कोई ट्रीटमेंट होगा, चूंकि ये 1,50,000 रुपया आपको अलाउ होना था, हुआ है, 100% मिलता है। 50,000 रुपये अलाउ होना था, हुआ है, 100% मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हम नहीं करेंगे, बस इस प्रोविजन लिख देंगे कि 35 सेक्शन 35 में ये बात लिखा हुआ है इन हाउस के लिए, अगर हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी परचेज करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता है, तो उस केस में हमको 100% डिडक्शन मिल जाता है। और दूसरा नंबर में रेम्यूनरेशन यानी सैलरी अगर हम पे करते हैं तो एक्सेप्ट परक्यूजिट हमको उसका 100% का डिडक्शन मिल जाता है। तो देखो अब इसका आंसर में क्या लिखा है, यही बात लिखी होगी और क्या लिखा होगा, 100% का डिडक्शन मिल जाता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस हो गया, बात खत्म, कहानी खत्म। तो इतना था आपका पीजीबीपी में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आपका सेक्शन 32 का भी क्वेश्चन देख लिया, 40 का भी क्वेश्चन देख लिया, इसमें क्या पूछता है। उसके बाद आपने क्या देख लिया, अलग अलग सेक्शन 43 का भी देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाद बाकी किसी के भी कोई क्वेरी नहीं आए थे, एक क्वेश्चन में बस क्वेरी आया था क्वेश्चन नंबर 11 में। बाकी मुझे जो क्वेश्चन कराने थे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 वो मैंने करा दिया। इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन मतलब टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी सब लोगों ने मुझे किया है, 12 स्टूडेंट का मेरे पास आया है बना करके पेपर, क्वेश्चंस आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब इतना मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर पे बना रहे हो क्वेश्चंस और ऑडिट नहीं कर रहे हो। तो डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स की तरह पढ़ना, ऑडिट की तरह मत पढ़ना, ऑडिट को ऑडिट की तरह पढ़ना, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन भेजा, बहुत अच्छा है। दूसरा नंबर, जो भी सारे क्वेश्चन जितने भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद जब 5 हेड खत्म हो जाएगा और 5 हेड का जो भी स्टूडेंट सारा क्वेश्चन बनाएगा और मुझे कॉपी भेजेगा अपनी, आप अभी तो सारे स्टूडेंट ने मुझे पीजीपी का भेजा है, 12 स्टूडेंट या 13 स्टूडेंट होंगे, और सब कोई बनाकर अगर 5 हेड का क्वेश्चन बना करके मुझे भेजा और कंसिस्टेंसी मुझे मिली, मैं कुछ गिव अवे देने वाला हूँ, ठीक है।
तो चलो आज के लिए काफ़ी है। अगला जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर होगा हमारा कौन सा, तो कैपिटल गेन का लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो हम कैपिटल गेन करने वाले हैं और कैपिटल गेन का लेक्चर बस 3 लेक्चर आएंगे, 3 लेक्चर में आपका कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा और होपफुली उसमें क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और दोस्तों शेयर कीजिए भैया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे 12 स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन का आंसर बना करके दिए, यानी 12 के 12 पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका सारा का सारा क्वेश्चन सही है। उसमें से 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 11 में डाउट था, चूँकि वो मैंने सेक्शन पढ़ाया ही नहीं था। दूसरा नंबर में 9 नंबर और 10 नंबर सबने बनाया था। 9 नंबर में कुछ का पॉइंट नंबर 5 में गड़बड़ था, कुछ का पॉइंट नंबर 4 नहीं आ रहा था, कुछ को पॉइंट नंबर 3 नहीं आ रहा था। तो उतना चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे तो गलती नहीं होगी। तो चलो ऑल द बेस्ट है भैया। आप सब 12 से मेरे आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। आप 12 लोग जो भी है पढ़िए इसको अच्छे से, सारे लेक्चर्स मेरे देखिएगा। होपफुली आप 12 के 12 को 60 एबव आएंगे डायरेक्ट टैक्स में, आई गारंटीड, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।